हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडी पार्ट 2 व्याख्या सहित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। और सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो सारे प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सारे कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसकी व्याख्या तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई? नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र, पेपरलेस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, इरिथ्रियन सी। तो मेगास्थनीज जो पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है इंडिका। ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है प्लिनी ने। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कौटिल्य ने। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है प्लिनी ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। ठीक है, जो पुस्तक है इंडिका यह मौर्य काल के बारे में बताती है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी विलियम एच स्कॉफ ने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी विलियम एच स्कॉफ ने लिखी है। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या के साथ, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761, 31 अगस्त 1796, 26 नवंबर 1793, 8 अप्रैल 1782। पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए 1526 में, 1556 में, 1761 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 56 में पहली, 26 में पहली लड़ाई, 56 में दूसरी, 61 में तीसरी। 3 युद्ध हुए। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। राइट, देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। मराठा सेना जो थे सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। मराठे हार गए थे इसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने अभी आपको बताया 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जो सारे प्रश्न हो रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ठीक है, कौन सी है? प्रशस्ति, संहिता, तोरण, बेसर। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसर। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, तो इसका होगा बेसर। बेसर जो है स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए भारत है, ऐसे बना दिया बस। ठीक है, ऊपर होती है नागर शैली, बीच में होती है बेसर शैली, दक्षिण भारत में होती है द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर, बीच में बेसर, दक्षिण भारत में द्रविड़। तो बेसर जो शैली है वो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। ठीक है, भारत में मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली, और इनके दोनों के बीच में बेसर शैली। ठीक है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो कराया था वो कराया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। इन्होंने अपने समय में बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई थी। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कार्य 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक चला। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनवाया? अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। न्याय की जंजीर कहा जाता है जहांगीर के काल को। जहांगीर के शासनकाल को जो कहा जाता है न्याय की जंजीर कहा जाता है। ठीक है,
चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, कहाँ है? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, कहाँ है? औरंगाबाद। ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है बीबी की मकबरा को, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, कहाँ है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी। जो हमें इस व्याख्या के साथ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की किसने बनवाया था? अकबर ने। गुजरात अकबर जो है गुजरात विजय हुए थे, इसलिए उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, 1601 में। सन आप देख लेना, सही है लगभग। 1757 में प्लासी युद्ध किसने जीता? 1757 में प्लासी युद्ध कब हुआ था? पूरी डेट याद रखना है। 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा और अवध के नवाब, किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जीता था 1757 का प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध था अंग्रेज की तरफ से जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ आपसे पूछे? 23 जून 1757। किसके बीच हुआ? अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह जगत को दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। सवाई राजा जगत सिंह जयसिंह दिया है, जयसिंह को दी गई थी ये, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। जयसिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। जो राजा सवाई जयसिंह हैं उनको सवाई की उपाधि मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा दी गई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु कर देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। अगर आपसे पूछे गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, तो लिखते थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य? निबरन चंद मुखर्जी, पिंगली बैकैया, बिपिन चंद्र पाल, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। पिंगली बैकैया जो हैं उन्होंने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। 1870 में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। ये जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, जिन्होंने राष्ट्र हमारा राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी। सिविल सेवा के बारे में पूछे, किसने नींव रखी? वारेन हेस्टिंग्स ने। कार्निवाल्स ने आधुनिकीकरण किया। कार्निवाल्स को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कार्निवाल्स को। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए, व्याख्या सहित करना चाहिए कि मैं केवल आपको क्वेश्चन करवाऊँ। तो आप जैसा भी हो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। 1920 ईस्वी के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। आंध्र प्रदेश नलमल्ला, पालकोंडा, गुंडेम नगरी, तो क्या गुंडेम पहाड़ियों में फैल गया था। 1920 ईस्वी के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों, ठीक है, में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गुंडेम विद्रोह के नाम से जाना गया। महत्वपूर्ण पॉइंट,
गुंडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। गुंडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। एसएससी की परीक्षाओं में आपसे इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रश्न जो हमने देखे हैं वो कभी सुने हुए ना हो, ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी बेहतर करना है। मार्को पोलो, मार्को पोलो कहाँ का शासक था? मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य से भारत आया था। कहाँ से आया था? ब्रिस्टल, लिस्बन, पेरिस, वेनिस। वेनिस से आया था मार्को पोलो। वेनिस पड़ता है इटली में। अगर वेनिस ना मिले तो आपको, तो आप इटली भी वहाँ पे दिया होगा, तो आप इटली लगा सकते हैं, ठीक है। वेनिस यात्री, वेनिस का जो यात्री है मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया है, ठीक है। इब्न बतूता, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक जो है। इब्न बतूता मोरक्को का शासक था। कहाँ, किसके शासनकाल में था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के काल में भारत आया था। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी एक कॉपी पिन पे नोट कर लीजिएगा। जहाँ आपके नोट्स अगर तैयार करते हो तो आप नोट्स पे लिख लीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो है, जो उनके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, उनकी जो पुस्तक थी रेहला, ठीक है। चीन यात्री फाहान, फाहान जो था चीन यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज यूनान का था। मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट पूछता है, किसने लिखे? मेगास्थनीज ने। अलबरूनी, अलबरूनी गजनी से आया था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान में पड़ता है अलबरूनी, उज्बेकिस्तान। किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है अलबरूनी ने। कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद पुस्तक लिखी अलबरूनी ने। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है। ये उसका, इसके ऋग्वेद का उपवेद है तो है आयुर्वेद। आगे देखते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ऋग्वेद का, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। हमारे वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। ऋग्वेद में कर्म कांडों को बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह बताया गया है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है, संगीत के बारे में बताया गया है। अर्थवेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वेद, वेद के उपवेद देख लीजिए। यजुर्वेद, धनुर्वेद, देखिए इसमें जा में छुटुक मात्रा है तो धा में, ना में छुटुक मात्रा है, ठीक है। सामवेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, स्थापत्यवेद, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया था? तिरुनमट्टकनी, बेलन बगाई, पल्ली छंदम, सालभोग। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सालभोग। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख सालभोग के नाम से किया गया था। सालभोग शब्द चोल शिलालेखों से विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। सालभोग शब्द जो है उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि से है रिलेटेड। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। पल्ली छंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। अगर आपको ये बातें याद हो सकती है तो उनको याद कर लीजिएगा। बाकी जो ऊपर बताई गई है व्याख्या वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है। ये व्याख्या हमारा करवाने का मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं तो इसकी व्याख्या से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि प्रीवियस में पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। तो इसकी व्याख्या और जो मैं बोल रहा हूँ उस व्याख्या के साथ साथ वही बातें आपको ध्यान रखनी है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा कहाँ पड़ता है हमारा? माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है दिलवाड़ा। माउंट आबू हिल्स कहाँ पड़ती हैं? राजस्थान। तो पड़ता है दिलवाड़ा, राजस्थान में पड़ता है हमारा। राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। दिलवाड़ा और जरगा राजस्थान में स्थित हैं। दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात, सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश, जारगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 63। 712 ईस्वी में भारत पे हुए आक्रमण का नेतृत्व ने किया था? 712 में भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था। अरब ने प्रथम सफल आक्रमण हुआ था ये। 711 में पहली बार आक्रमण किया था उबैदुल्ला ने, जो असफल हुआ था। तो असफल आपको नहीं याद रखना है,
आपको याद रखना है कि सफल कौन सा हुआ था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अरब आक्रमण किया था। अरबों द्वारा किया गया पहला आक्रमण था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। 20 जून 712 ईस्वी को कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दाहिर पराजय हुआ था। दाहिर कहाँ का राजा था? दाहिर सिंध का राजा था। दाहिर सिंध का राजा था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दाहिर हार गया। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के रूप में वर्णित किया गया है। भारत शांतिप्रिय व्यक्ति, भारतीय अशांति के जनक, क्रांतिकारी विचारों के जनक, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो वैलेंटाइन चिरोल को भारतीय अशांति का जनक, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा क्या कहा गया? भारतीय अशांति का जनक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी कौन है? दादा भाई नौरोजी वृद्धि धन निष्कासन का इन्होंने सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि एक गरम दल के अग्रणी नेता थे। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गरम दल के अग्रणी नेता थे। गरम दल के नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। शांतिप्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल। भारत का वयोवृद्ध पुरुष मैंने आपको बताया था दादा भाई नौरोजी। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? आगे देखते हैं कि आप 1789, 1845, 1765, 1898। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बंगाल 1765। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। उस टाइम जो था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के अवधि में नवाब को पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ठीक है, साबरमती से की थी, चंपारण से की थी, सेवाग्राम, शांति निकेतन। ये सारे महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने की थी साबरमती, गुजरात से की थी। 12 मार्च 1930 को पहुंचे कब थे? दांडी तक इनको जाना था, दांडी तक। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। 24 दिन की इनकी यात्रा थी। कितनी थी? 12 मार्च को शुरू की, 6 अप्रैल को पहुंच गए 1930 में दांडी। नमक, मुट्ठी भर नमक हाथ में लेके नमक के कानून को इन्होंने तोड़ा। ठीक है, इसके अलावा इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितने के साथ में थे? इनके साथ में 72 अनुयायी थे। 72 अनुयायी इनके पीछे थे, इनके साथ में। ठीक है, 24 दिन ये यात्रा चली थी। आप जोड़ लेंगे, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिन होते हैं। ठीक है, गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपको व्याख्या सहित प्रश्न करवाऊं या केवल ऑब्जेक्टिव करवाऊं, जो भी आपको अच्छे लगे। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है आपका सिलेक्शन है, आप सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 69 समर्थकों सहित, ठीक है 79 मैंने वहाँ 72 बता दिया, 79 है। ठीक है, 79 होगा, गलती से निकल गया मुँह से। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 79 अनुयायियों के साथ। कहीं 72 भी लिखा होता है। ठीक है, ये पूछेगा नहीं आपसे फिलहाल। 72-79। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद को चार मीनार का निर्माण कराया था? चार मीनार कहाँ स्थित है आपसे ये भी पूछ सकता है। हैदराबाद। ठीक है, किसने कराया था? हुमायूं, मोहम्मद आदिल शाह, अकबर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण करवाया था।
हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। हैदराबाद शहर की नींव किसने रखी थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956, 60, 58, 54। तो की गई थी 1958 में। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। यह द्विभाषी राग शिलालेख था। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैंतलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के सब अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्या कहा था? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। बेट्टी डैश 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 शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। नंद, पल्लव, चालुक्य, चोल, जैसा कि दिया हुआ है चोल। ठीक है। बेट्टी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। ठीक है। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में सर्वसाधारण लोगों की समझ थी। उर जो थी लोगों की समिति थी, जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। उर जो थी एक समिति थी जो क्या करती थी? तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि को अधिग्रहण करती थी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, प्लासी का एक लड़ाई, पोलीलूर की लड़ाई। तो क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में 23 जून 1757 में डेट दी हुई आगे। ठीक है। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। मैं आपको ये 2 से 3 बार बता चुका हूँ डेट, ये आपको ध्यान रखनी है। 23 जून 1757 अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर। अगर आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आपको रखना है लव कुश। ये बातें याद रखनी, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ला से हो गया लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लिख देते हैं फिर से, लव कुश। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया। ये बातें आपको अपनी पिन से कॉपी पे कहीं पे नोट कर लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने अभी आपको बताए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं 3 संघ, बुद्ध धम्म संघ। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 72, प्यारे दोस्तों व्याख्या मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चनों की, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो क्वेश्चन व्याख्या से बनेगा। और कहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन पूछेंगे तो किताब से ही। और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके आना ही आना है। बस आप थोड़ा ध्यान लगा के जो जितने क्वेश्चन करवाएंगे वो आप कर लीजिएगा। आपके 100% क्वेश्चन आपके क्लास में फंसेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके 100% क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे। बाकी स्टडी जीके भी आप तैयार करते रहिए, वो भी मैं आपको करवाता रहूँगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। रैयतवाड़ी प्रथा की थी अलेक्जेंडर रीड। अगला क्वेश्चन,
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। यह ब्रिटिश भारत का 51% भूमि पर लागू किया जाता था। मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो, बस इतना कर लो, रीड प्लस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त कार्निवाल्स, महालवाड़ी, ओल्ट मैकेंजी, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार को की परत चढ़ाकर जलोधी बनाया गया था। देखिए, मोहनजोदड़ो से मिले, अगर आपसे पूछ ले महान स्नानागार कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार की परत चढ़ाकर जलोधी बनाया गया था। बिटुमने, असफाल्ट, प्राकृतिक चारकोल, मधुमेह, प्राकृतिक चारकोल। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी कि दयाराम साहनी ने की थी, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। अकबर के दरबार में नवरत्न महेश दास कहते थे बीरबल को। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, बीरबल कहाँ का था, कालपी जालौन। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बीरबल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीरबल, महेश दास बीरबल का नाम था। बीरबल, राइट। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास बीरबल का नाम से लोकप्रिय था। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। भगवान दास, अमीरुल उमरा, अबुल फजल, इनके अलग अलग नाम हैं। भगवान दास अमीरुल उमरा नाम से प्रसिद्ध थे। अबुल फजल अनवर सादत, फैज यार दानिश, बीरबल कवि प्रिय, ये इनको उपनाम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाबर ने, लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 75 है। बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसने सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर ने, कौन सी युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। बाबर ने तुगलुमा, कौन सी, तुगलुमा। बाबर ने तुगलुमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाबर ने तुगलुमा नामक युद्ध की शुरुआत की थी जिससे सेना के विभिन्न डिवीजनों से विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति के तोपखानों का प्रयोग किया था। पूछे, युद्ध में तोपखानों का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, एक क्वेश्चन हमें याद आ गया, तो आप नोट कर लीजिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। प्यारे दोस्तों, जो हमने आपको ये व्याख्या करवा रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम जो अगली क्लास में आपको जो क्वेश्चन करवाएं वो व्याख्या सहित करवाएं या केवल क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव करवाएं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।